नमस्कार, राम राम। स्वागत है एक नई क्लास, एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का। साथियों, हमने कल की क्लास में कल की वीडियो में हमने देखा था कि वहाँ पे क्रिया के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ प्रकार के बारे में समझा था। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो कल की क्लास ज़रूर देखेंगे। आज की हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में साथी क्रिया के भेद के बारे में हम समझेंगे। पहला क्रिया के भेद जो रचना बनावट के आधार पर हमने कल की क्लास में जान लिया था। तो आज की जो हमारी हेडिंग होने वाली है प्रयोग के आधार पर, तो हम वही चीज़ें आज समझेंगे। इसी के साथ में अगर आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक, एक छोटा सा काम आप कर देंगे, छोटा सा शेयर करने का बस। ठीक है, ये 3 काम आपको करने हैं और क्लास को अंत तक देखना है। उम्मीद और वादा दोनों किया हुआ है कि इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर आपके एग्जाम में हिंदी आता है और क्रिया पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लिख के लेके आता हूँ। इससे क्या रहता है कि बहुत से टाइम आपका सेव हो जाता है लिखने में, नोट्स बनाने में। यहाँ पे आप ठीक तरीके से समझ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल 5 भेद होते हैं, उसके बाद हम अन्य क्रियाओं को भी पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर 5 भेद कौन-कौन से हैं मेरे भाई? पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है सामान्य क्रिया। अब बारी-बारी से हेडिंग है बनी हुई है और समझते चलेंगे। पहला हेडिंग हमारा क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। आप प्रेरणा से क्या समझते हैं? प्रेरणा यानी किसी प्रकार को एक काम करने के लिए मोटिवेट करना। प्रेरणा देना यानी एक प्रकार से मोटिवेट करना किसी काम को लिए, किसी चीज़ को प्रेशर करना किसी व्यक्ति को। यानी प्रेरणार्थक का अर्थ हो जाएगा कि साथी इसमें कर्ता स्वयं काम न करके, मेरे भाई इसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को उस काम करने के लिए क्या करता है? प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, वही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। यानी इसमें मैं स्वयं काम नहीं करूँगा, अपने छात्रों से काम करवाऊँगा, अपने साथियों से काम करवाऊँगा, अपने भाइयों से काम करवाऊँगा। वही होता है प्रेरणार्थक क्रिया। स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए कहना, वही होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं सकर्मक अकर्मक दोनों रूप से होती हैं, दोनों में बन सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सकर्मक या अकर्मक होगा। तो अगर आप सकर्मक या अकर्मक नहीं जानते हो तो कल की क्लास जरूर देखें। तो यहाँ पे साथी जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे माँ ने नौकर से खाना बनवाया। तो माँ जी ने क्या किया? खुद काम किया? बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पे नौकर से काम करवा लिया, यानी काम दूसरे के माध्यम से करवाया। और यहाँ पे जो क्रिया शब्द में प्रयोग होगा आया वाया प्रत्यय, इससे आप समझ जाएंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पे काम स्वयं नहीं किया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के। तो ये दो क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक प्रथम होती है, एक द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। जो प्रथम प्रेरणार्थक होती है मेरे भाई, मूल धातु में आना प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो प्रथम हो जाएगी, और मूल धातु में वाना प्रत्यय जुड़ जाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएंगी। बस इतना सा समझना है, उसके बाद हम समझते हैं कौन सी प्रेरणार्थक है और कौन सी द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं जिनको एक अनुमान लगा लेना है। इस प्रकार से अगर आपके सामने कभी भी कुछ आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा गया है मूल धातु। मूल धातु जैसे क्रिया है, ये सभी क्रियाएं हैं, उठना जागना लिखना, और इनसे प्रथम प्रेरणार्थक बनाया गया है और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाया गया है। आना वाना प्रत्यय लगाया गया है। तो यहाँ पे आना वाना से आप प्रेरणार्थक भी पहचान सकते हैं। जैसे गिरना एक मूल क्रिया है, तो गिर से बनेगा गिराना। गिराना भी क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक है, लेकिन गिरवाना द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। जगना साथी, जगना से हो जाएगा जगाना, आना प्रत्यय लगा, जगवाना हो जाएगा, वाना प्रत्यय लगा है। उठना से उठाना, उठवाना। लिख से लिखाना, लिखवाना। सुनना से सुनाना, सुनवाना। चलना से चलाना या चलवाना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? आना है, इसमें आना है, और इसमें मेरे भाई कौन सा है? तो वाना प्रत्यय है। तो आना और वाना ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं, तो आप इसकी पहचान से आना और वाना लगा रहेगा तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि अधिकांशतः वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। काम खुद न करके दूसरों को प्रेरित किया जाता है करने के लिए। तो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। दूसरा हेडिंग बनाएंगे क्या? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं, आप धातुओं कह सकते हो या क्रियाओं के प्रयोग से बनता है। संयुक्त क्रिया दो अलग 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 होंगी, दो धातुओं क्रियाओं से योग से बनता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, वह खा चुका, वह खा चुका, वह खा चुका। वह कर्ता हो गया, खा खा मतलब खा लिया है, खाना एक प्रकार से क्रिया है।
तो खाना एक प्रकार से क्रिया हो गया और चुका भी क्या है, क्रिया है। तो दो क्रिया यहाँ पे इस्तेमाल हो गई, इसलिए ये क्या है मेरे भाई, संयुक्त क्रिया है। क्या है, संयुक्त क्रिया है। अब इसके भेद के बारे में जानते हैं। अगर अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के भेद मुख्यतः कितने होते हैं, तो मुख्यतः 11 भेद होते हैं। मुख्यतः की बात कर रहा हूँ, मुख्यतः 11 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के। इससे ज़्यादा डीप आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। तो अब मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 11 भेद होते हैं। पहला होता है आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक क्रिया का मतलब होता है मेरे भाई कि क्रिया के आरंभ में क्या हो, क्रिया हो, आरंभ का बोध कर है, क्रिया के आरंभ में क्रिया हो, आरंभ का जो बोध करा। जैसे यहाँ पे वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगा, तुम क्लास देखने लगे, मैं पढ़ाने लगा, ये आरंभ है। किसी चीज का आरंभ का बोध कराए यानी वही होती है आरंभ बोधक क्रिया। बहुत आसानी से नाम से ही पता चल रहा है आरंभ बोधक क्रिया कौन सी है। दूसरा है समाप्ति बोधक क्रिया। दूसरा है मेरे भाई समाप्ति बोधक क्रिया, यानी समाप्ति का जो बोध कराया। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम खा चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, मोहन नहा चुका है, वह खा चुका है। चुका चुका यानी कार्य पूरा तरह से समाप्त हो गया। जो समाप्ति का बोध कराए वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। लेकिन संयुक्त क्रिया होगी जैसे वह खा चुका, नहा, नहाना एक प्रकार से क्रिया है, और चुका, पढ़ा चुका, यानी पढ़ाना एक क्रिया है, उसके बाद चुका, नहीं, दो संयुक्त क्रिया होनी चाहिए और कार्य समाप्ति का बोध होगा। तीसरा है मेरे भाई अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक ऐसी संयुक्त क्रिया जो अवकाश का बोध कराए, जो क्या है, स्थिरता यानी रुक जाने का बोध कराए। तो वो क्या होती है, अवकाश का बोध कराती है। एक प्रकार से अवकाश का मतलब होता है छुट्टी से। जैसे आप कार्य से छुट्टी पा गए हो तो उसका बोध कराया। जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, सुरेश गाना नहीं गा पाया, यानी उसका अवकाश हो गया। एक प्रकार से वो रुक गया, ठहर गया, ठहराव दिख गया, तो वहां पे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तीसरा है अनुमति बोधक। इसमें अनुमति का बोध होगा। अनुमति का बोध जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे क्लास लेने दो, आपको क्लास लेने दो, मुझे खाने दो, मोहन को जाने दो, क्लास को शेयर कर दो। ये सब क्या है, अनुमति। एक प्रकार से जिससे अनुमति चाहिए वहाँ पे अनुमति बोधक, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसकी पहचान अधिकतर नाम से ही होती है। अगला है नित्यता। नित्यता का मतलब होता है मेरे भाई निरंतर या जो चल रहा है। जैसे क्लास अभी चल रही है तो यही नित्यता है। नित्यता जैसे वर्षा हो रही है, हवा बह रही है, रमेश जा रहा है, रमेश जा रहा है, हवा बह रही है, क्लास चल रही है, तुम पढ़ रहे हो। ये सब नित्यता यानी निरंतर चल रहे समय का बोध, क्रिया का बोध, तो नित्यता बोधक होता है। लेकिन संयुक्त क्रिया होगी, दो क्रिया जरूर होगी। आवश्यकता बोधक जो आवश्यकता का बोध कराए मेरे भाई, जिसे अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए, उसकी आवश्यकता होगी तभी वो कार्य करेगा। सुरेश को घर का कार्य करना चाहिए, यानी सुरेश को आवश्यकता है तभी वो घर का कार्य उसको करना चाहिए। तो इस हिसाब से जो क्रिया होती जो आवश्यकता का बोध कराती हैं वो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती हैं। अगला है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया जो निश्चितता का बोध कराए। निश्चितता का मतलब होता है फिक्स, गारंटीड कोई चीज है तो उसका बोध कराए। जैसे सुरेश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा, यानी वो सुरेश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा, यानी वो निश्चित कह रहा है। निश्चितता का बोध यानी वो अब जान लगा देगा, मेहनत करेगा, वो निश्चित ही करके दिखाएगा। मोहन ने कहा कि अब सिलेक्शन लेंगे, अब सिलेक्शन लेंगे, ये भी निश्चित जानकारी है। अगर वो मेहनत करेगा तो निश्चित सिलेक्शन लेगा, और सिलेक्शन लेके दिखा दिया तो वो निश्चितता हो गया। यही चीज। तुमने कहा कि अब तुम क्लास को शेयर करोगे, ये भी क्या है, निश्चितता है। अगला है इच्छा बोधक जो इच्छा का बोध कराए। जिस प्रकार से आपकी इच्छा जो आकांक्षाएं होती हैं, जैसे वह घूमने जाना चाहता है, मैं क्लास लेना चाहता हूँ, तुम पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। जो तुम्हारी इच्छा को प्रकट करता है वो इच्छा बोधक हो जाता है। जैसे रमेश स्कूल जाना चाहता है, रमेश स्कूल जाना चाहता है क्योंकि रमेश की इच्छा है, तो वहां पे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज याद ध्यान में रखनी है क्या, कि जाना और चाहना ये संयुक्त क्रिया है। जाना और चाहना ये संयुक्त क्रिया, ये हमेशा ही रहेगी संयुक्त क्रिया में। अगला है आरंभ बोधक। आरंभ बोधक, आरंभ बोधक तो पहला था। अगला है अभ्यास बोधक। अभ्यास का जो बोध कराए, जैसे मोहन पत्र लिखा करता है, तुम क्लास लिया करते हो, वह व्यायाम किया करता है, तुम रात में पढ़ाई किया करते हो। जैसे अभ्यास, कोई किसी चीज की अभ्यास का बोध कराता है वो अभ्यास बोधक हो जाता है। अगला है शक्ति बोधक जो शक्ति का बोध कराए, आपकी क्षमता का बोध कराए। जैसे कि मैं दरोगा बन सकते हैं, मैं दरोगा बन सकता हूँ, मैं दरोगा बन सकता हूँ, या यहाँ पे होना चाहिए था तुम दरोगा बन सकते हो।
सविता चल सकती है, तुम पढ़ सकते हो, तुम क्लास को शेयर कर सकते हो, तुम क्लास को लाइक कर सकते हो। ये सभी शक्ति का बोध कराती हैं, जो भी शक्ति का बोध कराएं। अगला है पुनरुक्ति। ये साथी क्या है, समान ध्वनि का बोध कराता है। पुनरुक्ति का मतलब समान आवृत्ति, जैसे पढ़ाई लिखाई, घूमा फिरा करती है, नहाया वहाया करती है, खाया पिया करती है, ये सभी पुनरुक्ति हैं। मतलब एक प्रकार से समान मिलूजुली जो क्रियाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, रीता घूमती फिरती रहती है, नहाया वहाया करती है, खाया पिया करो। ये सब पुनरुक्ति बोधक क्या है, संयुक्त क्रिया है। नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपके सामने एग्जाम्पल आएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे, आपको कोई भी गलती नहीं होगी। एक दो बार और देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं तीसरा, जो तीसरा हमारा था प्रयोग के आधार पर, तीसरा भेद था नाम धातु क्रिया। तीसरा भेद नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं होती हैं, वो नाम से ही पता चल रहा है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं मेरे भाई, वही नाम धातु होती हैं। जैसे यहाँ पे लात, लात से बना है लतियाना, हाँ बात से बना है बतियाना, अपना सर्वनाम शब्द है, इससे बना है अपनापन, हाथ संज्ञा शब्द है, हाथ से बना है हथियाना। ये सभी नाम धातु क्रिया हैं। आना प्रत्यय लगेगा, हथियाना आना, आना आना, बतियाना आना, ये सभी नाम, बतियाना लतियाना, ये सब नाम धातु क्रियाएं हैं। एक बार समझो बार बार सही करो क्वेश्चन, एक बार समझो बार बार सही करो क्वेश्चन। चौथा मेरे भाई है पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना शुरू हो जाए। एक क्रिया की समाप्ति के बाद, जैसे मैं पढ़ा के सोऊंगा, मैं पढ़ा के खाऊंगा, तुम क्लास पढ़ के रिवीजन करोगे, यानी एक प्रकार से क्रिया खत्म होगी, दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे, उसने नहाकर भोजन किया, यानी नहाकर यानी उसने नहाया फिर भोजन किया, तो नहाने का कार्य पूरा किया, इसलिए वह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। एक क्रिया पूर्ण हुई, तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई। समझ में आया। अगला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह नहाता है, वह टहलता है, ये सब सामान्य क्रियाएं हैं। एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जैसे आना जाना, धोना, खाना पीना, सोना, ये सब संयुक्त क्रिया सामान्य क्रियाएं हैं। जैसे वह नहाया, वह आया, आप आए, वह आप जाए, ये सब सामान्य क्रियाएं। जैसे जो जो भी सामने हमने एग्जाम्पल बताया, वह आता है, वह जाता है, ये सामान्य क्रियाएं हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगला है कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो अक्सर जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे है एक सहायक क्रिया। मेरे भाई सहायक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया, यहाँ पे देखेंगे, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने का मतलब होता है, जैसे राम जाता है, तो है यहाँ पे क्या हो गया, सहायक क्रिया। अगर आप है न लगा, राम जाता, तो आप कुछ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है। राम सोता है या सोता यानी मुख्य क्रिया हो गई, और यहाँ पे सहायक क्रिया है हो गया, सहायक क्रिया है। राम जगे हुए हैं, रहा है, रही है, ये सभी सहायक क्रिया होती हैं। हम अक्सर काल में पढ़ते हैं, टेंस में पढ़ते हैं, रहा है, रही, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, होगा, होगी, होंगे, ये सभी सहायक क्रिया होती हैं। जो भी हम काल में पढ़ते हैं, काल की पहचान के लिए, वे सभी भी सहायक क्रिया होती हैं, और सहायक क्रिया ही अक्सर बताती हैं काल कब खत्म होगा, आने वाले समय में, बीते समय में, अभी समय में। ये सभी सहायक क्रिया ही डिसाइड करती हैं, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। अगला मेरे भाई है सजातीय क्रिया। इसमें कर्म व क्रिया दोनों ही एक ही धातु से मिलकर बनती हैं, एक ही धातु से मिलकर, मिल से बन के साथ एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब सजातीय क्रिया का मतलब है, जैसे वह बोलियां बोलता है अनेक, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, वह अनेक बोलियां, बोलियां से बोलता है, अलेख क्या करता है, लिखाइया लिखता है, बोलियां बोलता है, ये सभी सजातीय क्रिया हैं। कैसी क्रिया हैं मेरे भाई, सजातीय क्रिया है। एक समान मतलब क्या हो, कर्म भी और क्रिया भी क्या हो, एक समान शब्दों से मिलके बोला हो। चढ़ाइया चढ़ी, चढ़ाइया चढ़ी, ये भी क्या हो जाएंगे, सजातीय क्रिया हो जाएंगी। लड़ाइया लड़ी, लड़ाई एक कर्म है, लेकिन लड़ाइया लड़ी, लड़ी क्या है, क्रिया हो जाएंगी। लड़ाइया लड़ी, लड़ाइया लड़ी, चढ़ाइया चढ़ी,
ये सब सजातीय क्रिया के उदाहरण हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, समान जाति के हैं। थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला मेरे भाई है क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। इससे भी अक्सर एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रियार्थक संज्ञा में इसमें जो क्रिया का प्रयोग होता है वो संज्ञा के रूप में है, क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह कर्ता के रूप में किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है, यानी एक प्रकार से कर्ता खुद बन जाती है क्रिया। जैसे यहाँ पे देखेंगे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो टहलना क्रिया है, इसका संज्ञा के रूप में यानी कर्ता के रूप में किया गया है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देश के लिए मरना गौरव की बात है, देश के लिए मरना गौरव की बात है। आप ऐसा समझिए जो क्रियार्थक संज्ञा क्रिया होती है वो किसी के हित की बात होगी। क्या होगी? जहाँ पे हित की बात की जाएगी वहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा क्रिया हो जाएगी। ये इसे आपको समझना है। चौथा है यौगिक क्रिया। साथ ही इसका जो निर्माण होता है मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय हो। मूल धातु में केवल ना प्रत्यय, जैसे चलना, ये यौगिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी, यौगिक क्रिया के अंतर्गत नहीं है। जिसमें भी ना प्रत्यय का प्रयोग होगा वो यौगिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे चले, फिरे, ये जैसे यहाँ पे देखा चढ़ाना, चढ़ना, चढ़वाना, चली, चले, उठना, उठाना, बतियाना, ना नहीं होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए। बैठाना, यहाँ पे देखेंगे ना, उठाना, मूल धातु में आना प्रत्यय जुड़ा है। जैसे चलवाना, आना प्रत्यय जुड़ा है। जैसे अब यहाँ पे वो होता है, एक सब होता है चल, चल में हमने ना जोड़ दिया तो बन जाएगा चलना। ये साथी नहीं होगा, ये यौगिक शब्द नहीं होगा, यौगिक क्रिया नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पर चल में आना जोड़ दिया, चल में क्या जोड़ दिया तो हो जाएगा चलाना, तो चलाना यौगिक क्रिया होगी क्योंकि यहाँ पे आना प्रत्यय है ना कि ना प्रत्यय है। अब यहाँ पे रूढ़ क्रिया क्या होती है कि मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ेगा तो वही मूल क्रिया होती है। सिंपल सी चीज है, रूढ़ क्रिया होती है। जैसे चलना, पढ़ना, खाना, पीना, खा पी, बैठ आदि जो भी है सब रूढ़ क्रिया होती है। खा पी, बैठ, खाना, पीना, सोना, बैठना, ना ना वाले सब रूढ़ के अंदर आपको ढकेल देना है। बस कुछ चीजें ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। अगला मेरे भाई है विधि क्रिया। विधि क्रिया, इसमें क्या होता है आज्ञा का पता चले। विधि या एक प्रकार से आज्ञा, नाम से तो अपोजिट है लेकिन विधि का मतलब होता है आज्ञा से। जैसे यहाँ पे सारे चुपचाप बैठ जाओ, यानी यहाँ की जो विधि है वो ऐसी है कि चुपचाप आपको बैठना ही पड़ेगा। एक प्रकार से आज्ञा दी जा रही है तो वहाँ की विधि बताई जा रही। यहाँ से तुरंत चले जाओ, यहाँ से तुरंत चले जाओ, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और माइंड में बिठा के रखना पड़ेगा क्योंकि एक विधि है। ये विधि है, क्लास को देखोगे तो शांति बनाए रखना पड़ेगा, तो शांति बनाए रखना पड़ेगा, एक प्रकार से आज्ञा का पता चल रहा है। अनुकरणात्मक क्रिया अगला है, अनुकरण करने से बनती है, यानी अनुकरण से बनने वाली जो क्रियाएं हैं। जैसे थपथपाना, जैसे यहाँ पे देखेंगे भिन्न से बना है भिन भिनाना, थप से बना है थपथपाना, चर से चराना, बड़बड़ाना, हिन हिनाना, ये सभी जो क्रियाएं हैं अनुकरण। अनुकरण मतलब एक प्रकार से दोहराना, आप ऐसा समझिए दोहराती है जब कोई क्रिया, हिन 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 हिनाना, भिन 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 भिनाना, थप थप थपथपाना, ये सभी क्रियाएं अनुकरणात्मक होती है। मैंने बोला था ना भाई एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, सारी क्रियाओं को हम समाप्त करेंगे। अगला है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया क्या होती है कि वाक्य की समाप्ति पे जो समापिका क्रिया होती है वही समापिका क्रिया होती है। जैसे मोहन कक्षा में पढ़ता है, तो ये यहाँ पे जो पढ़ता है, करती है, खाता है, तो ये समापिका क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं अक्सर मेल जोल एक दूसरे से होती हैं, कभी भी आप टेंशन न लें कि जो समान क्रिया जैसे सहायक क्रिया हो गई या सामान्य क्रिया होगी, समापिका क्रिया होगी, कभी भी ऐसा नहीं आने वाला है एक साथ सारी चीजें। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो समापिका क्रियाएं हैं, जैसे रीता नृत्य करती है, तो करती है ये समापिका पे है, करती है ये समापिका हो गया। मोहन मोहन क्या करता है, किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है यानी एक प्रकार से वो भी समापिका पे हो गई। समाप्ति, वाक्य की समाप्ति की क्रिया होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। असमापिका क्रिया क्या होता है साथी, वाक्य की समाप्ति पर क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पे क्रिया होगी। जैसे तुम शिक्षक से मिलके लौटे हो, यहाँ पे दिया है मैं अध्यापक से मिलकर, मिलकर क्या है अभी लौटा हूँ, तो मिलकर पहले एक क्रिया आ गई, उसके बाद में लौटना ये भी एक क्रिया है, तो पहले एक क्रिया आ गई, यानी समाप्ति पे क्रिया नहीं होगी, बीच में भी कहीं पे क्रिया हो सकती है, वो असमापिका क्रिया होती है। जैसे तुम पढ़कर सोने जा रहे हो, तुम पढ़कर ऐसा समझ लीजिए कि एक क्रिया बीच में ही कहीं ना कहीं पे होगी, वह असमापिका क्रिया होगी। वाक्य की समाप्ति पे क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पे भी क्रिया हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि समापिका पे लास्ट में भी होगी क्रिया और बीच में भी कहीं पे क्रिया होगी, वो असमापिका क्रिया होगी। समझ में आया? ठीक।
इतना आपको समझने की आवश्यकता है। इतना आपको समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट क्रिया समझ लिया है। सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ, शॉर्ट तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको थोड़ा-सा भी क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को आपको छोटा-सा काम एक शेयर का और एक लाइक का और एक छोटा-सा कमेंट का काम कर देना है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, शानदार तरीके से इसी प्रकार से समझेंगे। उम्मीद करूँगा आपको सारी क्लासेस अच्छी लगती हैं। प्लेलिस्ट मैं बना दूँगा, आपको सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी, सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज, बार-बार पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होने वाली है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद प्यारे मेरे भाई बंधु।